What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर पाथ पर चलना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को डिमोटिवेशन कब आता है? सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आप लोगों को रास्ता क्लियर नहीं है कि यार कैसे कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। दूसरा, आप लोगों को लगता है यार ये तो बहुत दूर है, यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि आप लोग वहां तक पहुंच भी पाएंगे क्या। तो ये कुछ ऐसे थॉट होते हैं माइंड में जो आप लोगों को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो काम आप लोग करना चाहते हैं वो काम आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पर सबसे अच्छा और सबसे प्यारा और सबसे शानदार तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप लोग वहां तक देखिए, बस जहां तक आप लोगों की नजर जाती है। ज्यादा लंबा पाथ मत देखिए। जैसे अगर रात में आप लोग गाड़ी लेकर चलेंगे तो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो पूरा नहीं है कि आप लोगों को आपकी मंजिल दिखा देती है, बस वो कुछ डिस्टेंस आप लोगों को दिखाती है, ठीक है, जैसे कि 10-20 मीटर। तो वहां तक देखिए और आगे बढ़िए। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात जो है यहां पर, एक साथ में उसको सारी चीज को एक ऐसे नहीं कि आज ही आप लोगों को चीजें खत्म कर देनी है, सब कुछ आज ही निपटा देना है। छोटा छोटा करके आप लोगों को पीसेस में खाना है। जैसे आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा फ्रूट दे दिया जाए खाने के लिए, जैसे तरबूज वगैरह, तो कैसे खाएंगे? छोटे छोटे पीसेस कर कर खाएंगे ना। उसके ऐसे तो है नहीं कि एकदम पूरा निकल जाएंगे, नहीं पॉसिबल है वो निकलना। तो छोटे छोटे पीसेस करके खाइए, बिल्कुल मांझी वाला पैटर्न फॉलो कीजिए। एक एक पत्थर उठाइए ना डेली, रास्ता अपने आप बन जाएगा। क्यों आप लोग सोच रहे हैं कि यार इतना बड़ा पहाड़ है, इतने बड़े पहाड़ के बारे में सोचना ही नहीं है। एक एक पत्थर उठाना स्टार्ट कीजिए और देखिए, देखते ही देखते आप लोगों का रास्ता बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन वो पत्थर जो उठाना है डेली, वो डेली उठाना है, उसमें आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर वहां पर आप लोगों ने अपनी ड्यूटी को पोल्यूट किया, अगर वहां पर आप लोगों ने उस पत्थर को नहीं उठाया, तो तब फिर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आप लोगों को डेली उठाना है, रेगुलर उठाना है। जैसे न्यूज़पेपर अगर आज आया, आज नहीं सुना छोड़ दिया, कल फिर आएगा, कल नहीं सुना छोड़ दिया, परसों फिर आएगा। 3 दिन बाद लगने लगे यार ये तो कितना बड़ा बर्डन हो गया, फिर उसको छोड़कर फिर आगे बढ़ोगे, फिर से स्टार्ट करोगे। तो इससे क्या होने लगता है कि आप लोगों की जो स्टडी है उसमें लूप होल बनने लगते हैं बीच बीच में। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों की टांग खींचने वाले गड्ढे तैयार हो जाते हैं वहां पर। तो इसलिए जो पर्टिकुलर रेगुलर स्टडी करता है, रेगुलर अपना काम करता है, लिखना है, चाहे भले ही आज आप लोगों को एक पेज क्यों ना लिखना हो, भले ही लिखना है। आज आधा पेज क्यों ना लिखना हो, भले ही लिख के कुछ ना कुछ जरूर देखना है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को रेगुलर पाथ पर डाले रखती हैं, और जो जो इनसे पीछे हटता है वही इंसान जो है लाइफ में अपने टारगेट को फिर अचीव नहीं कर पाता है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यह है अमेरिकन मेडिटेरियन सी जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, एक नैनो मैगजीन, एक द हिंदू वाली वीडियो। तो इनको आप लोग एंजॉय करते रहिए। तो जिस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को एक डायरेक्शन अच्छा देना चाहते हैं, तो ये पैटर्न आप लोग फॉलो करते रहिए। बाकी अगर बात करें, आज पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे न्यूज का, और उसके बाद में फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। और एडिटोरियल से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल कर आएगा जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए यूज करना है। पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच है, सुप्रीम कोर्ट अकेला आज के डेट में दिल्ली में बैठता है, इसकी 4 ब्रांच होनी चाहिए, तो क्या आप लोग यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और 4 ब्रांच कौन कौन सी होनी चाहिए, अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़कर बताना चाहते हैं कहां कहां पर किस सिटी में होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर यह बात की जा रही है हमारी कंट्री कैपिटल के बारे में। हमारी कंट्री कैपिटल क्या है? दिल्ली। अगर हम लोग बात करेंगे हमारी कंट्री की 4 कैपिटल होनी चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या 4 कैपिटल हमारी कंट्री की होनी चाहिए? अगर हाँ, तो कौन कौन सा एरिया होना चाहिए? इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तो इसके बाद में फिर आप लोग जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो आइए अब पहले एक ओवरव्यू न्यूज के ऊपर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है पुडुचेरी से। तो पुडुचेरी जिसको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, वहां की जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये किरण बेदी जी थी, अब यहां पर इनको हटा दिया गया है। तो इसका चार्ज जो है तेलंगाना के जो गवर्नर है उनको दे दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो तेलंगाना के जो गवर्नर है यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर तमिलिसाई, ठीक है, तो इनको यहाँ पर ये चार्ज अभी दे दिया गया। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। जैसे पौंडीचेरी आप लोग देखिए, यहाँ पर पुडुचेरी, यहाँ पर ये यमन हो गया, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा पुडुचेरी और कराईकल पुडुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तीसरा मेह के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो पुडुचेरी है यहाँ पर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, 2 तमिलनाडु में है, 1 आंध्र प्रदेश में और 1 केरला में है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि ये कहां पर है, आप लोगों को अगर पूछ रहे हैं यहाँ पर जो कि ये ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में या फिर ये बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में, तो ईस्ट साइड में आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे और वेस्ट साइड में आप लोगों को 1 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये है इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। इवन कई बार तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ में इनको लगाइए, ठीक है, तो ऐसे भी मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर अभी जो चार्ज दे दिया गया है, ये दे दिया गया यहां पर तमिलिसाई ये सुंदरराजन, ठीक है, तो ये इनको यहां पर चार्ज दे दिया गया किससे, अभी यहां पर जो किरण बेदी जी से चार्ज हट गया है फिलहाल अभी। बाकी हमारी कंट्री में भी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है कि यहां पर जो दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया टूल किट के मामले में, तो उसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो है ये प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उसको बेसिकली वो नहीं कहते कि एक तरीके से पूछताछ कर रही है। तो इस मामले में जब यहां पर एक एक्स जज थे जिनका नाम है जस्टिस दीपक गुप्ता, उनसे पूछा गया कि क्या ये सही है इस तरीके से देशद्रोह का चार्ज लगाकर पकड़ा गया टूल किट के केस में, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, यानी कि दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा है यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज अवेलेबल है पब्लिक में, ठीक है, जो ऑलरेडी यहां पर यूज की जा रही है। एक ऐसी चीज के ऊपर आप लोग चार्जशीट लगाकर कि उसने भी शेयर कर दी, तो इस तरीके से यहां पर देशद्रोह का चार्ज नहीं बनता है, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उस पर देशद्रोह का चार्ज लगाया जा सकता है। ये क्या बोला गया कि दीज आर द सर्टेन गाइडलाइंस, जो कुछ गाइडलाइन दी गई है जिनको बस यूज किया गया है। तो यहां पर ये इस तरीके से ये एप्लीकेशन नहीं है ये सही माइंड का, तो गलत तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है अगर कोई आवाज उठा रहा है तो। 45 लोगों की जान चली गई यहां पर बस गिरने से मध्य प्रदेश के अंदर, जो यहां पर सीधी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2-2 लाख रुपए जो इनके घर वालों को देने की बात की है, पर लेकिन बड़ी दुर्घटना नॉर्मली ऐसी देखने को मिलती है, समझ रहे हैं, 45 लोग, तो इसमें कई सारे बच्चे बुजुर्ग भी होंगे, तो किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से क्या कहां पर प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि हमारी कंट्री में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाती है जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, 1.5 लाख लोगों की जान जाती है जब एक्सीडेंट से बात करते हैं। तो एक्सीडेंट किसी न किसी तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अगर हम लोग यहां पर इसको रोक पाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। ये वो चीजें हैं जिनको हम लोग आसानी से रोक सकते हैं, पर लेकिन हम लोग रोक नहीं पाते हैं अपनी लापरवाही की वजह से। इसी के चलते हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली एक मंथ सेलिब्रेट किया गया जिसको रोड सेफ्टी मंथ बोला गया, याद रखना, रोड सेफ्टी मंथ, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ये 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक ये रोड सेफ्टी मंथ था, ये इनके आज इसका आखिरी दिन है। तो इसकी जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी कल शाम ही। बात की जा रही है इसकी थीम की, ये है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क की सुरक्षा, सड़क पर सुरक्षा होनी चाहिए तभी जीवन की रक्षा हो पाएगी। तो ये जो थीम है, 1 महीना जो यहां पर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया गया, इसकी जो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि हमारी कंट्री में हर साल लगभग 1.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से जिनकी जान चली जाती है। लगभग 415 के करीब लोग ऐसे हैं जो हर दिन जिनकी जान जाती है रोड एक्सीडेंट में, जिनको हम लोग बचा सकते हैं। तो रोड सेफ्टी जो हमारी कंट्री में जो रोड सेफ्टी के ऊपर फोकस दी जाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके द्वारा भी बताया गया कि आने वाले टाइम में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आने वाले टाइम में 2025 तक का टारगेट रखा गया है कि जो इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट की वजह से जो जान जाती है उनको ये 50% कम कर देंगे। यानी कि 2025 तक ये बोला गया है कि जो रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती है उसको 50% तक कम कर देंगे। तो ये टारगेट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये किसके द्वारा किया गया है यहां पर, ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इंडिया और चाइना जो है यहां पर पैंगोंग जो लेक है उसमें से अपने जो ट्रूप है उनको वापस हटा रहे हैं। तो यहां पर हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में कुछ शांति देखने को मिलेगी, पर वो शांति तभी होगी जब चाइना जो है जो बोले उस पर टिका रहे, क्योंकि चाइना बिना पेंदी का लोटा है। ये कथनी और करनी में इसका काफी फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें हैं। बाकी किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू है। अभी यहां पर किसानों ने अपने जो टेंट है ये पेड़ों के नीचे लगा लिए, यहां पर ये दिखाया गया है ताकि जो धूप से बचा जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ती है उससे अपनी जान को बचाने के लिए अब पेड़ों के नीचे अपने टेंट बना रहे हैं। तो देखते हैं कब तक ये कंटिन्यूअस माहौल चलता रहता है। बाकी यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर ये बात की जा रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा ये लाइफ इंश्योरेंस कवर है जो कि 2 लाख का आप लोगों को दिया जाता है। इसके चलते एनुअल आप लोगों को जो चार्ज देना पड़ता है ये 330 रुपए एनुअल देना पड़ता है। तो इसमें जो एज ग्रुप है ये 18 से लेके 50 की एज के लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल रिन्यूअल आप लोगों का होता रहता है। तो ये यहां पर बात की जाए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप लोगों को कवर मिलता है। इसमें 12 रुपए आप लोगों को देने हैं। 18 से लेके 70 साल की एज के लोग यहां पर इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं।
तो इनरोल जो यहाँ पर इनरोलमेंट अगर आप लोगों ने यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 1800-180-11111, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से एडवर्टीजमेंट था। तो ये 2 स्कीम है, इनमें कई बार आप लोगों से एज के बारे में पूछे गए हैं क्वेश्चन पास्ट में, और कई बार आप लोगों से प्रीमियम के बारे में पूछे गए हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो प्रीमियम है वो 12 रुपए है, और इस वाले में एनुअल प्रीमियम जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए है। तो इनके बारे में याद रखेगा, ये एक इंश्योरेंस की स्कीम है हमारी कंट्री में, जो कि काफी बड़ा सा एक एडवर्टीजमेंट था। क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में इन स्कीम्स के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब जो है एडवर्टीजमेंट पर टिके हुए हैं आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर। बात करें दिल्ली जो है वर्ल्ड की बेस्ट सिटी में आई 2021 में, तो ये हमारे द्वारा यहाँ पर लाई गई। ये इस ब्रिज का नाम आप लोग बताइए, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था उस टाइम पर जब इसको इनोग्रेट किया गया। तो ये दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस ब्रिज का नाम आप लोगों को बताना है। नीतीश कुमार साहब के द्वारा एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, अप्रिशिएट करने लायक। इसमें जो पुलिसमैन है उनको अगर वो दारू पिए हुए मिलेंगे तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा डिसीजन है। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग इसको बता सकते हैं। ये यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म में अगर इस तरीके का भी कोई एक पॉइंट डाला जाए तो काफी हद तक हम लोग पुलिस रिफॉर्म को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एम्बेसडर की जो टीम है, जो कई सारे जो लोग हैं एम्बेसडर अलग अलग कंट्री के हमारी देश में, उनकी टीम को जम्मू एंड कश्मीर में घूमने के लिए भेजा जाएगा, वहां की सिचुएशन को देखने के लिए। तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बोल रहे हैं कि ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है जब तक ग्राउंड लेवल पर आप लोग काम नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा कमेंट किया गया कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन पर जो मोदी टैक्स लगा हुआ है वो मोदी टैक्स हटाओ यहाँ से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आ रही है। मतलब मैंने बोला था ना कि आप लोगों को अगर इंटरटेन करना है अपने आप को तो पॉलिटिक्स फॉलो करते रहो अपने कंट्री की। डायलॉग देखना, क्या डायलॉग राहुल जी मार रहे हैं, क्या डायलॉग मोदी जी निकाल कर लेकर आ रहे हैं। उधर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर लगी हुई है, एक से एक डायलॉग मिलेगा। क्या मूवी के एक्टर डायलॉग मारते हैं इनके सामने। चलिए जो भी है इंटरटेनमेंट करते रहिए आप लोग। श्रीलंका के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा जो ग्रांट दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट, यानी कि चाइना प्रोजेक्ट था ना जहां पर बोला था कि 45 जो किलोमीटर दूर हमारी कंट्री में रामेश्वरम के पास में चाइना का प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर 12 मिलियन का ग्रांट दिया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि श्रीलंका उसको यहाँ पर लेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलता है, वो जो भी होगा उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। आइए अब चलते हैं जो हमारा एडिटोरियल वाला पोर्शन है। अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो सारी आज तक जितनी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक एक आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कोरोना के रिलेटेड जो दवाई चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो दवाई के बारे में किस किस को यहाँ पर दवाइयां दी जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ये। उसके रिलेटेड अगर लोगों के माइंड में डर आ जाए दवाई के लेकर तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। और ये हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो टेलीमेडिसिन है उसको कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है हम लोग इनको देखेंगे एक साथ में। एक और आर्टिकल है यहाँ पर जो कि फिर से ट्विटर के ऊपर यहां पर आ गया ये वाला आर्टिकल। तो ये वही बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो सेक्शन 69A है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, तो उसको यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ट्विटर वगैरह को बोला गया था कि बैन कर दो वो सब चीजें, तो उसी के बारे में फिर से बात की जा रही है। तो कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो याद रखिएगा सेक्शन 69A है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट पावर यूज करती है। जो भी यहां पर अगर कोई ट्विटर वगैरह जैसी जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है उनको रोका जाए कि वो ऐसी एक तरीके से जो भी उनको गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिए जाए उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग बात करें तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 19 यहां पर आप लोगों के लिए बात करता है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 करता है। तो ये संविधान के जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। ये आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप को बाइज्जत बरी कर दिया गया है यहाँ पर, जो उनके ऊपर चार्ज लगाए गए थे उससे, यानी कि वो जो यहाँ पर उनके फेवर में वोट डली, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता है वो अभी साफ हो गया है। नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे यहाँ पर 2024 में, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उसमें एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर निकलकर सामने आए। तो वो क्या है वो आगे पता चलेगा, उस टाइम तक अब यहाँ पर ये पॉलिटिक्स में बने रहेंगे। तो आप लोगों को डेली इनका कोई ना कोई न्यूज में कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड बातें नजर आती रहेंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर फिर से जो चाइना है
वो यहाँ पर जो इंडिया और चाइना है वो फिर से यहाँ पर इसमें जो डेडलॉक बना हुआ था उसको अब फिर से ढिलाई दी जा रही है, यानी कि शांति में काम चल रहा है। तो वही जो 2 दिन से मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, कई बार डिस्कस कर लिया कि लद्दाख वाले रीजन में जो पेंगोंग जो लेक है वहां से अब चाइना और इंडिया ने अपनी अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे उन सबको पीछे हटाने की बात की है ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में शांति बनी रह सके। तो फिर से यही आर्टिकल आया और अभी कई दिनों तक आता रहेगा, जब तक बोला गया लगभग 1 हफ्ता लगेगा चीजों को वहां से हटने में। तो घुमा फिराकर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो काफी नाजुक हो गए थे अब की बार आकर, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा लो लेवल पर हमारे रिलेशन पहुंच गए। गालवान वैली के अंदर भी कई सारे लोगों की जान गई थी और यहां पर अभी यहां पर जो एक दूसरे के सामने झड़प चल रही थी तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो डे ये इस तरीके जो कमेंट्री होती है ये आप लोग को देखने को मिलती है। अब यहां पर इसके बारे में एक बार ढंग से बैठकर जो आप लोग एक बार डिस्कस कर लिया तो उसके बाद में फिर डे बाय डे आप लोग को चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग राइटर अपने अपने व्यूज फिर बताते रहते हैं। ये जो आर्टिकल है यहां पर, इस आर्टिकल के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर ये आर्टिकल जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये बात कर रहे हैं वसीम जाफर के बारे में, ठीक है। इनके ऊपर अभी आरोप लगाए गए कई सारे, तो ये अपने आरोप को डिफेंड कर रहे हैं। आरोप क्या क्या है समझ लेते हैं एक बार। ये उत्तराखंड में जो टीम है उसके कोच थे, तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि जो उत्तराखंड में जो टीम के अंदर प्लेयर को लाने की कोशिश की जा रही है वो प्लेयर जो है वो काबिल नहीं है और कैपेबल नहीं है जिनको टीम के अंदर रखना चाहिए। पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके ऊपर दबाव बना रहा है और गलत तरीके से लोगों को अंदर लाने की कोशिश कर रही है। तो इन्होंने पब्लिक में आकर खुलेआम इसका अपोज कर दिया। तो जैसे इन्होंने इसका अपोज किया तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये जो टीम है उसको हिंदू मुस्लिम कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। और यहां पर इनके ऊपर और भी कई सारे आरोप लगाए गए कि ये जो चाहते हैं कि कैप्टन जो है कि मुस्लिम बने, ऐसे ऐसे भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए। तो ये अभी फिलहाल ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है केस। तो देखिए इस तरीके से अगर टीम को अगर डिवाइड किया जाएगा किसी पर्टिकुलर राज्य की तो काफी खतरनाक चीज होगी। ये वसीम जो जाफर है यहां पर ये अपॉइंट किए गए थे यहां पर जो बैटिंग कोच बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए, और मार्च 2020 में इनके द्वारा अनाउंस किया गया ऑल फोर ऑफ क्रिकेट से, और फिर इनको जून 2020 में जो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का इनको हेड कोच बनाया गया। तो उस हेड कोच जब इनको बनाया गया उस टाइम से यहां पर रस्साकसी चल रही है। इनके सपोर्ट में कई सारे क्रिकेटर भी निकल कर आए कि ये सही है अपनी जगह, इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गलत है, इस तरीके से आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो उसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा बड़ा इशू अभी बन गया था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये एथिकल इशू भी बन जा रहा है यहां पर। एक तरीके से क्रिकेट टीम के अंदर अगर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम होने लगे तो फिर कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। वहां पर एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो एक खेलने लायक हो, जिसको पता हो क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो वहां पर लोग गेम देखने जाते हैं, वो नहीं देखने जाते कि हिंदू खेल रहा है कि मुसलमान खेल रहा है। तो ये चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर हम लोगों को कम से कम गेम के अंदर ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, ओके। बाकी यहां पर 4 कैपिटल बताई गई हैं जो ममता बनर्जी के द्वारा, तो क्या ये पॉसिबल है तो उसके बारे में जानेंगे। वैक्सीन किस किस को दी जा रही है, और ये कार्टून है, कार्टून आप लोग देखते हैं। अभी रिसेंटली जो अभी ये केस चल रहा है, जो जिस तरीके से कंडीशन देखने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में, एक छोटा सा मुद्दा यानी एक टूल किट का मुद्दा इतना बड़ा इशू बना दिया यहां पर, जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कार्टून के द्वारा कि क्या ये जरूरी था। यहां पर कोई उधर से निकल के आ रहा है, कोई हेट फैलाने वाली बात कर रहा है, कोई वायलेंस की बातें कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर एक छोटी सी बच्ची को उठाकर पूरा इशू इस तरीके से घुमा दिया गया। ये क्या जरूरी था इस तरीके से माहौल क्रिएट करना, जिसने सबके एक मन में सदमा सा लगा दिया कि ये चल क्या रहा है आखिर कंट्री के अंदर। तो उस तरीके की यहां पर बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है इसके बारे में पहले जानते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, कैपिटल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। हमारी कंट्री की जो कैपिटल आज के डेट में वो है दिल्ली, ठीक है। और इसी के साथ में यहीं पर ही कोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ में यूपीएससी का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। देखिए एक कई सारे बच्चे नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, नोटिफिकेशन आ जाएगा यार, जब आएगा आप लोगों के पास में भरपूर टाइम रहेगा फॉर्म डालने के लिए। डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक कमेंट बॉक्स में आते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा, पूरा मौका आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी आप लोगों को फॉर्म भरना है आप लोगों को सारी चीजें आराम से फिल करने के लिए दी जाएंगी। तो उसके लिए डे बाय डे टेंशन मत लीजिए, पूरी वीडियोस के ऊपर बना दूंगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा कि क्या क्या वैकेंसी है, क्या फॉर्म भरना है, सब चीजें आप लोगों के सामने डिटेल में होगी। तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बात करें तो यहां पर बोला गया कि 4 कैपिटल के बारे में जब बोला गया ममता बनर्जी जी के द्वारा एक रैली के अंदर, तो क्या 4 कैपिटल जो है वो फिजिबल है, क्या 4 कैपिटल बनाई जा सकती है। 4 कैपिटल होंगी तो 4 पार्लियामेंट भी होंगी, तो सोचिए खर्चा कितना आएगा। तो यहां पर रोड शो में इनके द्वारा 23 जनवरी को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा पूछा गया क्या इंडिया की 4 कैपिटल नहीं होनी चाहिए, एक कैपिटल है तो 3 कैपिटल और होनी चाहिए।
तो इसके इनके द्वारा अपने जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको भी बोला गया, और तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर थे उनको भी बोला गया कि लोकसभा में जाकर पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को जरूर उठाना कि देश की 4 पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो 4 पार्लियामेंट के बारे में जब बात की गई तो 4 कैपिटल ये कैसे होनी चाहिए, रोटेटिंग होनी चाहिए, यानी कि एक बार इसमें सेशन होगा, दूसरी बार इसमें, तीसरी बार उसमें और चौथी बार इसमें। तो ये रोटेटिंग मैनर में ये कैपिटल होनी चाहिए। तो ये 4 कैपिटल का जो ओपिनियन है ये बोला जा रहा है कि इनका पर्सनल ओपिनियन है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो इंप्लीमेंट करना जरूरी है, पर क्या फिजिबल है ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है। ये एक डिबेट का पॉइंट बन जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कई बार बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली के अंदर है, बाकी साउथ इंडिया में अगर केरला तमिलनाडु से कोई लोग यहां पर आते हैं तो उनके लिए काफी बड़ी डिस्टेंस यहां पर पड़ जाती है, और फिर जो महंगे महंगे वकील उनको देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसका कुछ पैटर्न आप लोग चेंज करें, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो क्या क्या बातें पहले समझ लेते हैं। अगर प्लान किया जाए कि नेशन में 4 कैपिटल होनी चाहिए, तो क्या हम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं? पहले ये देखिए, 4 कैपिटल अगर होगी तो इसका मतलब ये कि 4 पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, एक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो 3 का और बना दो भैया, तो बजट आप लोग लगा लो कहां पहुंचेगा। तो टैक्स पेयर का जो मनी है एक तरीके से उसकी बर्बादी आप लोग इसको बोल सकते हैं। 4 कैपिटल अगर होती है यहां पर, तो चारों कैपिटल में जब जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे अलग अलग एरिया में, तो उनके लिए एकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए उनके लिए जगह बनाई जाएगी, क्योंकि महीनों तक सेशन यहां पर चलते हैं, ठीक है। उनका स्टाफ वगैरह रहेगा, उसके लिए पूरा अरेंजमेंट की जाएगी, वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपकी बार का सेशन दिल्ली में हो रहा है, नेक्स्ट जो सेशन है वो चेन्नई में होगा, तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक का जो फ्लाइट का जो खर्चा, वो सारी चीजें, और उनके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, वो सारी चीजें, और इसके बाद में जब यहां पर दिल्ली से चेन्नई पहुंचेंगे, चेन्नई से मान लीजिए कोलकाता अगला सेशन होगा, तो इस टाइम पर जो घर बनाए गए हैं अलग अलग एरिया में, वो सारे खाली पड़े रहेंगे, क्योंकि सेशन अब की बार यहां नहीं हो रहा है, सेशन कहीं और हो रहा है। तो जैसे जैसे सेशन अगर इधर से उधर चलता रहेगा, मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई पहुंच गया, ठीक है, मुंबई से चेन्नई पहुंच गया, चेन्नई से फिर यहां पर कोलकाता पहुंच गया, और फिर दिल्ली पहुंच गया। तो जिस टाइम पर सेशन दिल्ली में चल रहे हैं, तो 3 जगह में जो सारी अरेंजमेंट की गई है वो सारी खाली पड़ी हुई है, पर लेकिन सिक्योरिटी तो उनकी रखनी पड़ेगी। पता चला किसी ने कल को जाकर नीचे नीचे सुरंग खोदकर बम दाब दे वहां पर, तो कैसे काम चलेगा? तो वो काफी लार्ज स्केल पर जो स्टेट पुलिस है उसके ऊपर सिक्योरिटी का खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ में सेशन जिस तरीके से रोटेट के बेसिस पे यहां पर चलते रहेंगे, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का सबको ये खर्चा आएगा काफी ह्यूज लेवल पर, क्योंकि इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको एक जगह से दूसरी जगह पर ढोना ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो इसके चलते सोचना पड़ेगा। तो इसके चलते जो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जो स्टाफ है, उनके बारे में अगर बात की जाए तो काफी ह्यूज खर्चा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी का बटन किसके ऊपर पड़ेगा? जो स्टेट पुलिस है उसके ऊपर सिक्योरिटी का बटन पड़ेगा, क्योंकि जब जब यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे तो अलग अलग तरीके से पूरी अरेंजमेंट यहां पर रखनी पड़ेगी। और जहां पर ये रेजिडेंट इनके खाली पड़े रहते हैं, उनको भी रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनका भी ध्यान रखते हुए वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट की जाएगी, जिस तरीके से आज के डेट में दिल्ली में देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा टफ पड़ जाएगा यहां पर। अगर बात करें जिसको आज के डेट में आप लोग, जिसको एक तरीके से आज के डेट में आप लोग कोलकाता बोलते हैं, तो इसको कैलकाटा बोलते थे, तो कैलकाटा कोलकाता हो गया यहां पर। तो जो कोलकाता यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, ये पहले हमारी कंट्री में जो कैपिटल हुआ करती थी, पर लेकिन किंग जॉर्ज 5 के द्वारा अनाउंस किया गया दिसंबर 1911 में यहां पर ये। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि किसके द्वारा अनाउंस किया गया था कि दिल्ली कैपिटल होनी चाहिए। तो उस टाइम पर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। तो यहां पर जो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, और फिर यहां पर 1927 में हमारी कंट्री में जो बेसिकली जिसको आप लोग वाइसराय रेजिडेंट बोलते हैं, आज के डेट में उसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, जहां पर मुगल गार्डन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो ओपन चल रहा है, अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो ये इनोग्रेट किया गया इसको ये यहां पर 1931 में, तो यहां पर ये इनोग्रेट किया गया, जिसको आज के डेट में प्रेसिडेंट हाउस आप लोग बोलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो कहने का मतलब यह कि पहले कोलकाता थी, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली के अंदर कैपिटल को। तो कैपिटल ये यहां पर इसी के साथ में जो अंग्रेज है उनको गर्मी काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि ये यूरोप के लोग हैं, तो वहां पर सर्दियों में रहते हैं, तो यहां पर इनको काफी गर्मी लगती है। तो शिमला के आसपास में इनके द्वारा समर कैपिटल यहां पर बनाई गई शिमला को, ठीक है, ताकि वहां पर जाकर ये लाइफ को अपनी एंजॉय कर सके। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं। तो कैपिटल ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होती है या फिर कैपिटल नहीं बनाई जाती है, तो बनाई जाती है, पर लेकिन उसका खर्चा आप लोगों को समझना पड़ेगा। बात की जा रही है स्टेट की कैपिटल ट्रांसफर करने की, बात की गई थी तमिलनाडु के अंदर में 1980 में। बोला गया था कि चेन्नई जो है बिल्कुल कोने पर है, बीच में कोई कैपिटल होनी चाहिए त्रिचुपल्ली टाइप की। तो पर लेकिन इसको जब एनालिसिस किया गया पूरा, तो खर्चा इतना ज्यादा बैठ गया। आज की डेट में रिजल्ट आप लोग देखते हैं, कैपिटल क्या है? कैपिटल वही की हुई है जो होनी चाहिए थी, तो उसको चेंज नहीं किया गया। तो इस तरीके से यहां पर बातें बताई जा रही है। तो ये हो गया कैपिटल के बारे में बात, कि कैपिटल चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो एक ह्यूज जो खर्चा होगा यहां पर, उसके बारे में कैसे करोगे, कैसे सारी अरेंजमेंट बना के रखोगे। नॉर्मल जनता को आज के डेट में सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। जनवरी 2021 में बार काउंसिल
काउंसिल के सामने भी यहां पर कई सारी बातें की गई कि यहां पर देखिए जो 5 सदन राज्य हैं उनके द्वारा बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होनी चाहिए साउथ इंडिया के अंदर। ये थोड़ा सा फिजिबल लगता है कि हाँ यार साउथ इंडिया के अंदर भी एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा दूर हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला या कर्नाटका, तो कहीं ना कहीं एक बेंच यहां पर होनी चाहिए ताकि पास में देखने को मिले। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड काफी लंबे समय से यहां पर ये पड़ी हुई है जिसके ऊपर फोकस दिया जा सकता है, और डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहां पर इसको सोचना भी चाहिए, क्योंकि सदर्न इंडिया से अगर कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, कोई बंदा केस लड़ने यहां पर आ रहा है, तो सबसे पहले तो ट्रेवल में ही इतना ज्यादा खर्चा उसका आ जाएगा, कईयों हजार रुपए तो उसके आने में लग जाएंगे दिल्ली में, और फिर रही सही कसर जो है वहां पर जो वकील हैं वो यहां पर पूरी कर देंगे, क्योंकि उनकी जो फीस है वो धरती नहीं आसमान छूने वाली है। तो इसके चलते तो लोगों को और ज्यादा डर लग जाता है, तो वो क्या करते हैं भाई साहब, रहने देते हैं, केस को अलग ही निपटा लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी एक इशू बन जाती है यहां पर, जिसके चलते केस जो है वो यहां पर जस्टिस तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी काउंट किया जा सकता है। तो अगर एक और ब्रांच बोली जाए, एक और कैपिटल बोली जाए, तो काउंट किया जा सकता है, पर 4 तो बर्दाश्त से बाहर है। वो नहीं है आप लोगों ने मुझसे शादी करोगी मूवी देखी है कि एक शनि सही था, 4 शनि 6 शनि बर्दाश्त के बाहर है, तो वही बात यहां पर हो गई। तो इतनी सारी कैपिटल बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी। एक किया जा सकता है पर लेकिन इससे ज्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये बातें बताई गई हैं। आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को भी हक है, अधिकार है अपनी राय बताने का। ओके, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर बातें कर रहा है, उस आर्टिकल को पहले, इससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बात की जा रही है अगर मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाए कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, तो ये सीरियस डेंट यहां पर दे सकती है जो फाइट की जा रही है कोविड पेंडेमिक को लेकर। डेंट नहीं कि गाड़ी के ऊपर डेंट लग गया, ठीक है, तो वाली बात की जा रही है। एक सेंध लगाई जा सकती है अगर एक गाड़ी, अगर यहां पर जो टीका लगाया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को गलत पहुंचाई जा रही है, गलत सूचनाएं, तो एक गंभीर रूप से महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसको सेंध लगा सकती है, यानी कि उसको सही डायरेक्शन में चलने से रोक सकती है। आप लोग सोचिए कि लोग मर रहे हैं, और लोग मर रहे हैं तो उनको दवाई देने के लिए बोला गया, तो लोगों ने दवाई लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दवाई से नहीं, हम तो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि दवाई इससे पहले मार देगी। तो दवाई के नाम का जो खौफ है उनके दिमाग में वो काफी खतरनाक हो गया। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। समझ लेते हैं क्या क्या चीजें यहां पर। अभी काफी लंबे समय से चेंजेस चल रहे थे कई सारे कि दवाई कैसे आएंगी, कैओस लोगों के माइंड में बने हुए थे, डाउट चल रहे थे पेंडेमिक को लेकर, पैनिक लोग डर हुए थे कोविड-19 को लेकर। तो मोस्ट अवेटेड जो यहां पर दवाई आई, रजनीकांत वाली एंट्री लेकर 2021 में, तो दवाई आई तो लोगों को लगा कि थोड़ा शांति बनेगी। तो दवाई कैसी होनी चाहिए, तो ये 3 शब्द आप लोग याद रखिएगा, अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पर दवाई होनी चाहिए। दूसरा बोला गया कि ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि दवाई तो है, पता चला यहां पर 5 लाख का एक डोज मिल रहा है, कौन खरीदेगा उसको, नहीं खरीद पाएंगे, तो वो अफोर्डेबल यानी कि सस्ता होना चाहिए ताकि लोग उसको खरीद सकें। एक्सेसिबल होना चाहिए, दवाई जो है जिस एरिया में आप लोग रह रहे हैं वहां पर दवाई आप लोगों को पहुंचानी है, ठीक है, ये ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अवेलेबल भी होना चाहिए, हाँ वहां पर है, और अवेलेबल होते हुए लोगों को एक्सेसिबल भी होना चाहिए ताकि लोग उस तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि लोगों तक दवाई पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो इसके चलते जो आप लोगों को यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या सैनिटेशन या फ्रंटलाइन वर्कर, सबसे पहले उनको दवाई ये दी जा रही है। तो ये जो दवाई है 2 हमारी कंट्री में, एक तो है यहाँ पर पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है, नाम याद रखना, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा कोविशील्ड करके दवाई बनाई जा रही है। इसी के साथ में हैदराबाद बेस्ड बायोटेक जो यहाँ पर भारत बायोटेक है, इसके द्वारा कोवैक्सीन। तो यहाँ पर ये 2 दवाई हैं जो हमारी कंट्री में अभी इंक्लूड करके चली जा रही है। जो यहाँ पर कोविशील्ड है, यहाँ पर ये 3 फेज का ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, पर लेकिन दूसरे वाली जो थी यहाँ पर ये अंडर ट्रायल चल रही थी, इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर आप याद रखना, दोनों दवाई जो है उनके द्वारा मेंशन किया गया है। हालांकि भारत बायोटेक के द्वारा तो अनाउंस कर दिया गया रिसेंटली कि जिसको एलर्जी है, जिसको ब्लड में डिसऑर्डर है, जो प्रेग्नेंट है या फिर जो गर्भवती है, या फिर जो बच्चों को दूध पिलाने वाली लैक्टेटिंग मदर, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने वाली मदर है, उनको ये दवाई, या फिर जिसका अदर इम्यूनिटी बेस्ड मेडिसिन कोई एक तरीके से मेडिकेशन चल रहा है, वो ये दवाई न ले, उनके लिए ये दवाई नुकसानदेह हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब दवाई में ऑलरेडी यहां पर ये बातें बोल दी गई कि ऐसा कुछ हो सकता है, और सेम इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराई गई है दूसरी वैक्सीन के द्वारा, तो लोगों के माइंड में एक डर सा बैठ जाता है कि यार क्या होगा इस दवाई को अगर ले लिया जाए, क्योंकि कई सारे लोगों को ऑलरेडी ये दवाई जो है वो मना कर दी गई है। अगर हम लोगों ने ले ली कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसको हेजिटेंसी बोलते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कि हेजिटेट हो रहे हैं, यानी कि डर रहे हैं दवाई को लेने में। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो डिफाइन की जाती है कि रिलेक्टेंट रहते हैं लोग, रिफ्यूज कर
देते हैं वैक्सीन को लेने में जब वो अवेलेबल भी है, इवन वैक्सीन अवेलेबल भी है तो लोग लेने से मना कर दें, तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है जब दवाई अवेलेबल नहीं रहती है। यानी कि दवाई अवेलेबल नहीं है तो लोग टेंशन में है, भाई दवाई नहीं मिल रही है, पर लेकिन दवाई अवेलेबल है और लोग उससे डर रहे हैं कि यार ये दवाई लेने से नुकसान हो सकता है, तो वो ज्यादा खतरनाक है अकॉर्डिंग टू WHO। तो उसके द्वारा बोला गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसी कई बार कंडीशन देखने को मिली है कि दवाई को लेकर लोगों के माइंड में आशंका आ गई है, क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार ये दवाई लेने से तो नहीं मर जाएंगे, पता चला, तो ऐसा डर यहां पर लगने लगा, तो उसको कई सारे लोगों के द्वारा मना कर दिया गया लेने से। अब यहां पर बात करें, अगर बात की जाए यहां पर यूपी के अंदर यहां पर पोलियो वैक्सीन को लेकर कई सारे भ्रांतियां चलती हैं। इसमें बोला जाता है कि जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी तो आराम से लेती है दवाई, पर मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि बीमारी को बढ़ाएगी और इनफर्टिलिटी को यहां पर बढ़ाएगी। किसी ने ये फालतू की चीजें फैला दी सोसाइटी में कि इसकी वजह से इनफर्टाइल हो जा रहे हैं कि नहीं बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे आगे चलकर। ऐसे सिमिलर जो लोगों के मन में डर देखने को मिला, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर भी देखने को मिला। इसी के चलते यहां पर हेजिडेंसी देखने को मिली, यहां पर जो MMR यानी कि मीजल, मम्स और रुबेला जो बीमारी की वैक्सीन दिलाई गई यहां पर, तो इसी के चलते यहां पर यह है मल्लापुरम, ठीक है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर में, तो यहां पर यह प्रॉब्लम देखने को मिली। तो अलग अलग एरिया में हमारी कंट्री में वैक्सीन की हेजिटेंसी देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह पॉइंट है, ये तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं यहां पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए आ सकते हैं यहां पर कि वैक्सीन हेजिटेंसी इज एज ओल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन इटसेल्फ। ये आप लोगों से निबंध भी पूछा जा सकता है कि वैक्सीन की हेजिटेंसी जो है यानी कि वैक्सीन का डर है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना वैक्सीनेशन है। यानी कि जब से दवाई लगाना स्टार्ट करिए लोगों के मन में डर हमेशा रहता है कि इससे कोई दिक्कत ना हो जाए, सेफ्टी का इश्यू लेकर कि सेफ तो है, ये काम तो करेगी, इसी के साथ में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या फिर कोई और मिस इन्फॉर्मेशन, कई बार जैसे रिलीजन के नाम पर या फिर कोई और रिलीजियस टैबू या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या सेवरल कंपनी के द्वारा जो कंपटीशन है उसके चलते भी फेक न्यूज फैला दी जाती है। एक कंपनी चाहती है कि मेरी दवाई बेची जाए, दूसरी चाहती है कि मेरी बेची जाए, तो उसके चलते कंडीशन देखने को मिलती है। तो कई सारे लोग देखिए कैसे होते हैं, दवाई है हाई डिमांड में तो एक्सेप्ट फॉर ऑल एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, दवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जिनको डाउट तो रहता है पर लेकिन एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, कई सारे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज भी कर दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से यहां पर ये वैक्सीन हेजिटेंसी की कैटेगरी में आता है। एक तो वे लोग जब एक्सेप्ट तो कर, जो डाउट है पर लेकिन फिर भी ले रहे हैं, हेजिटेट तो है ना फिर भी, एक ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मना कर दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दे रहे हैं, डिनाई कर दे रहे हैं कि दवाई हमको लेनी नहीं है। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन जब यहां पर बनती है तो ये मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि दवाई आ तो गई है पर लेकिन क्या जनता तक पहुंच पाएगी, तो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो उसके बारे में था ये आर्टिकल। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें यहां पर टेली हेल्थ के बारे में। टेली हेल्थ का मतलब क्या है, इसको टेली एजुकेशन से आप लोग समझ सकते हैं। टेली एजुकेशन मतलब जैसे मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू आप लोगों तक लेक्चर पहुंचा रहा हूं, तो मैं आप लोगों के सामने बैठा तो नहीं हूं, आप लोगों को कोई क्लासरूम में बैठ के तो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग कहीं पर भी बैठकर किसी भी तरीके से लेक्चर को देख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, जब यहां पर स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हुए हैं उसके बाद भी आप लोग की एजुकेशन कंटिन्यू रही, कई सारे स्कूल के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया, तो उससे फायदा ये हो गया कि लोगों की जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रही, बच्चों को प्रॉपर वे में टीचर टच में रहे, तो ये एक फायदा देखने को मिला। अगर सेम सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं यहां पर हेल्थ के अंदर में, तो कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारी कंट्री में लगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और खासकर जैसी सिचुएशन बन गई है उसके चलते तो ये और भी ऑल्टरनेटिव यहां पर होना चाहिए। और इस ऑल्टरनेटिव को तो आप आज के डेट में वहां पर भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं ना कि साउथ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच नहीं है, तो वहां पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे केस आज के डेट में सुन सकते हैं, उन केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अब हम लोग यहां पर ये जो डिस्टेंस वाला फंडा है इसको मिटा सकते हैं। आखिर क्यों बोला जा रहा है इसका यूज हम लोग को कर लेना चाहिए। नोवल कोरोना वायरस ने हम लोग को मजबूर कर दिया, कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हाई क्वालिटी केयर कंडीशन के ऊपर। इसके चलते यहां पर जो ट्रांसमिशन था, जो डिमांड थी यहां पर, रिक्वायरमेंट थी यहां पर, तो उसके फुलफिल नहीं हो पाई। नॉर्मली ये लगता था कि आईसीयू में ही आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोग को अच्छी केयर की जरूरत पड़ेगी, पर लेकिन आज के डेट में नॉन इमरजेंसी केयर की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते बोला गया कि इन लोगों के लिए केयर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर बात करें तो 105 कंट्री ऐसी हैं आज के डेट में 2020 में जहां पर इसेंशियल सर्विस होती है जो डिसरप्ट हो गई, यानी कि उन तक लोगों तक वो सर्विस नहीं पहुंच पाई, जहां पर खासकर कई सारे इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चल रहे थे, यानी कि एक तरीके से प्रतिरक्षण या टीकाकरण चल रहे थे। एंटीनेटल के बारे में बात करें अगर यहां पर, यानी कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल से रिलेटेड जो सर्विस है वो भी डिसरप्ट हो गई, वो भी कंटीन्यूअस सर्विस नहीं चलती पाई, यानी कि वो जो महिलाओं की जो गर्भवती महिलाएं उनकी देखभाल के बारे में बात करें तो उसको भी पूरा नहीं कर पाए। चाइल्ड केयर की सर्विस जो थी वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई, जिसके चलते कई सारे बच्चों की जान भी जाती हुई नजर आई। तो कहने का मतलब ये, कोविड-19 तो आया पर लेकिन वो अपने साथ में और कई सारी बीमारी लेकर आया कि दूसरी बीमारियों पर लोग फोकस
बस ये नहीं कर पाए। 45% लो इनकम जो कंट्री है, ये बोला जा रहा है कि वहां पर पार्शियल डिसरप्शन देखने को मिला, और 75% सर्विस का आप लोग यहां पर मैक्सिमम, ठीक है, 75% सर्विस जो है वो पार्शियली यहां पर डिसरप्ट हो गई, लोगों तक नहीं पहुंची। जबकि हाई इनकम कंट्री जो अमीर कंट्री है, वहां पर ओनली 4% डिसरप्शन हुआ, यानी कि वहां तक सर्विस सब तक पहुंचती रही। तो अमीरी और गरीबी का जो खाई था वो भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आया, यानी कि जो अमीर कंट्री है वो आसानी से उसको एंजॉय कर पाई, और जो गरीब कंट्री है उन तक सर्विस नहीं पहुंची। 60% जो सर्विस जो है वो पार्शियली डिसरप्ट हुई साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर में, ठीक है। तो यानी कि हमारी साउथ जो वाला रीजन है, यहां पर भी आप लोगों को डिसरप्शन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। तो ये सारा क्या खेल था, ये सारा कोविड-19 का इंपैक्ट था। सबसे पहले तो अगर बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के जो केस हैं वो डाउन आ गए लगभग 50%। क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को छूने से, टच करने से, उसके साथ खाना खाने से आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिल जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को ये बीमारी है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर जो इंसान है वो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। सेम कंडीशन कोविड-19 की है, तो इसका मतलब ये कि कोविड-19 के चलते ट्यूबरक्लोसिस के केस काफी कम आ गए, क्योंकि लोगों ने अपने आप को दूर रखा दूसरे लोगों से। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फंडा जो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो फायदा हो गया। पर लेकिन अगर जो बच्चों के जो यहां पर प्रेग्नेंट मदर है उसकी देख केयर के बारे में बात करें तो उसको लेकर अगर बात करें तो 56% के करीब जो विजिट है वो कम हो गई, यानी कि पहले जो महिलाएं दिखाने जा रही थी डॉक्टर को, अब 56% के करीब यहां पर कम हो गई वो, जिससे इनको कई सारे को नुकसान भी देखने को मिलेगा आगे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी है। इसी के साथ में कई सारे जैसे ब्लड शुगर हो गया, ब्लड शुगर कंट्रोल या डायबिटीज के बारे में बात करें, ये काफी लार्ज स्केल पर बीमारी ऐसी थी जो सोसाइटी में ह्यूज इंपैक्ट डाल रही थी। तो लोग जो है इन बीमारी से भी काफी ज्यादा ग्रसित रहे, पर लेकिन वो यहां पर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए, या तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहे, या फिर ये डॉक्टर तक जाने के लिए इनको साधन अवेलेबल नहीं रहे। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो आउटकम जो निकल कर आया, कोविड-19 के इन्फेक्शन ने दूसरी बीमारी पर लोगों का जो ध्यान था वो बिल्कुल नगण्य कर दिया, यानी कि ना के बराबर कर दिया, जिसके चलते और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आई। कैंसर केयर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बैडली अफेक्टेड यहां पर देखने को मिला बहुत सारी कंट्री के अंदर में, जो कि खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती है? मान लीजिए मुझे कैंसर है तो मुझे ही रहेगा, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। पर हां, मुझे अगर कोविड-19 की बीमारी होगी और आप लोग मेरे टच में आते हैं तो आप लोगों को भी हो सकता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक तक ही रहती है, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे एक तरीके से अगर आज के में मुझे जो खांसी, नजला, जुकामी हो रखा है तो ये कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है, ये इंसान से दूसरे इंसान में लग जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक ह्यूज बर्डन है हमारी कंट्री में, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इतने तो कोविड-19 ने भी नहीं मारे होंगे जितनी ये बीमारी मारती है। तो इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, तो ध्यानचंद हट गए यहां से, इसके चलते दिक्कत देखने को मिली। तो ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। इसके चलते इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। जो गांव वाले एरिया में या फिर जो गरीब तबका है सोसाइटी में, वहां तक जो डॉक्टर नहीं पहुंच पाए, या फिर कभी इस बार जो सिटी में जाने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रही ट्रेवल की, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में चल रही थी। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में जो स्पेशलिस्ट केयर है वो गांव वाले एरिया में काफी कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो भी वहां पर जाना कई बार पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो प्री एग्जिस्टिंग जो शॉर्टेज स्पेशलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, यानी कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में स्पेशलिस्ट की कमी है जो गांव वाले एरिया में जब आप लोग जाएंगे, इसके चलते अब लड़ी से ही कसर यहां पर जो ट्रेवल बैन और वो सारे लगाए गए, उसकी वजह से दिक्कत देखने को नहीं। पर लेकिन अगर सोचिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर यूज करके आप लोग इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो क्या है? वो है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी कि जिसमें आप टेक्नोलॉजी को मेडिसिन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, फिर इंटरनेट को मेडिसिन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको टेलीमेडिसिन बोल देते हैं। तो यानी कि डॉक्टर, जैसे मुझे फीवर था तो जैसे मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने स्टार्टिंग में, एक डॉक्टर था, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। जब मुझे फीवर चल रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो मैंने एक डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर जो था वो किसी पर्टिकुलर पेशेंट को देखने के लिए इमरजेंसी के उसमें गया हुआ था। तो मैंने बोला कि मुझे भी फीवर हो रखा है, तो उसने बोला कि यार शाम तक आ पाऊंगा, अभी तो मैं बाहर चला गया यहां से। तो जब उसने बोला कि ठीक है ऐसा करो कि आप मुझसे एक वो नहीं कहते कि वीडियो कॉलिंग कर लो, ठीक है। तो वीडियो कॉलिंग की उन्होंने, और मैंने उनसे कंसल्ट किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है कि जैसे चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर छींकता भी हूं तो चेस्ट में हल्की हल्की सी सुई जैसी लगती है, तो उस तरीके से छींकता था ना तो पूरी चेस्ट में पेन होता था। और कमर में भी, खासकर जो कंधों तक का जो पोर्शन है तो उसके पीछे काफी ज्यादा पेन था, पूरी कमर में पेन हो रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई लो और आराम करो। तो दवाई तो ले ली पर आराम नहीं हो पाया, लेक्चर कंटिन्यूअस आते रहे, तो कंडीशन देखने को मिली। तो अभी भी हल्का सा बॉडी में पेन होने की थी, हल्की हल्की सी थकावट रहती है, जब फीवर जाने के बाद भी बॉडी जो है गिरी सी रहती है, तो वो वाली कंडीशन अभी भी देखने को मिलेगी। आवाज में नहीं देखने को मिलेगी पर लेकिन बॉडी में है, वो मुझे पता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बेस पर हो रही है। डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब कर दी कि ये दवाई ले लेना जाके, तो मैंने दवाई ले ली, फिर अगले दिन जो है डॉक्टर से जाकर भी मिल लिया। तो इमरजेंसी टाइम पर ऐसी जो केयर आप लोग ले सकते हैं स्पेशलिस्ट की, कि ऑनलाइन आप लोग उनसे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट और उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये चीजें अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के डेट में निकल सकता है। ठीक है, जैसे सेम बात एजुकेशन में ले सकते हैं, सेम बात आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर वगैरह हैं उनके लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो हर जगह इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्चुअल कंसल्टेशन जो यहां पर देखने को मिलती है, उससे कोविड-19 भी होगा, यानी कि पता चला कोविड-19 का मरीज है, डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है आराम से दूर से बैठा बैठा, तो उससे दूसरों को भी बीमारी नहीं लगेगी, आप लोग एक जगह दूसरी जगह पर जाने के लिए दिक्कत भी नहीं रहनी पड़ेगी। तो जो सोसाइटी में जो डिवीजन देखने को मिल रहा है, जो सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन, वो भी बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा। हर एक इंसान जो है वो यहां पर अपना कंसल्ट कर सकता है आराम से। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म यहां पर इसी सर्विस को प्रोवाइड कराने वाले ये प्लेटफॉर्म है, जो कि बात करें इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये यहां पर जो प्रोवाइडर से जो पेशेंट है और जो प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर है उनके बीच में, यानी कि डॉक्टर से पेशेंट, डॉक्टर से डॉक्टर के बीच में कंसल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक ऑल्टरनेटिव है अगर जिनके पास में आज के डेट में फैसिलिटी नहीं है, तो यहां से आप लोग देखते हैं कि एक अच्छा तरीका है। तो मुझे तो काफी फायदा हुआ, मैंने बीच बीच में डॉक्टर से कई बार कंसल्ट किया, मैंने कहा गले में दर्द भी है, उसका क्या किया जाए, क्योंकि गले में दर्द रहा, तो उसने गरारे करने के लिए भी मुझे एक दवाई दी थी, साथ बीटाडीन है उसका नाम। ठीक है, इसी के साथ में एक कैप्सूल दिए थे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से, जिनको डाल के नहीं भाप लेनी होती है, वो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, उनका नाम माइंड से निकल गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उसने मुझे फोन पर बता दी, तो वो सारी चीजें मैंने यूज कर ली। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वरना वेट करता रहता है किसी और डॉक्टर के पास में जाता, तो वो कंडीशन देख सकते हैं। तो घर पर बैठे बैठे ही सोल्यूशन निकल आएगा कई सारी चीजों का। ठीक है, तो इसको टेलीमेडिसिन के बेस पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में अपनी राय। ये क्वेश्चन था आप लोगों से कल पूछा गया था, ये था रास अल खैम। ठीक है, तो यहां पर ये कहां पर ये लोकेटेड है, बोला गया ये नॉर्थ मोस्ट एमिरेट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से नाम आप लोग देखते हैं, बहुत सारी एमिरेट्स यानी कि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर ये यूएई बनाया गया, तो इसका नॉर्थ मोस्ट राज्य है ये। यहां पर ये गल्फ जो बीचेस हैं वो देखने को मिलेंगे कई सारे आप लोग को, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ हार्मोज ऊपर हो गया यहाँ पर। तो ये एरिया में आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं काफी अच्छे से, पर्शियन ऑफ गल्फ हो गया यहाँ पर, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, तो कई सारे छोटे छोटे एरिया, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कई सारे एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर कई सारे फोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन भी यहाँ पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से काफी इंपोर्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में सलीम मॉस्क, यहाँ पर ये मोहम्मद बिन सलीम मॉस्क जो ट्रेडिशनल काफी इंपोर्टेंट है, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, कहां से कहां तक बातें कर रहे हैं, यहां से अगर आज आप लोग जाएंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में बातें कर रहा हूं। ये था आज का डिस्कशन। बाकी अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और लेक्चर अगर आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं तो दूसरों को जरूर पहुंचाइए, ये आप लोगों की ड्यूटी है। तो आप लोग ही मेरे एडवर्टाइजर हैं, आप लोग ही मेरे, वो नहीं कहते हैं कि क्या कहते हैं सलमान खान शाहरुख खान है, तो लोगों तक पहुंचाइए इनको जरूर अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है। अगर नहीं फायदा हो रहा है तो ना तो किसी को शेयर करना है और वीडियो को डिसलाइक करके जाना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, गाली भी दे सकते हो। ओके कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं, बच्चे नहीं होते हालांकि मुझे पता है, वो उल्टी सीधी चीजें लिख देते हैं कई बार। चलिए, जो भी है अच्छा है, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, ध्यान रखिए और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।